हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करेगी सेक्शन नंबर 200 टू 204 ऑफ द सीआरपीसी। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या किया था, जो इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब इन्वेस्टिगेशन किस बिहाफ पे होगी, जहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ, अब वो ऑफेंस कमिट होने के बाद आपका या तो केस को इंस्टीट्यूट करने का रास्ता रहेगा एफआईआर के थ्रू, जो आपका पिछले चैप्टर में था, जिसके अंदर क्या चीज़ें थी आपकी 154 टू 176, जिसके अंदर आपकी एफआईआर दर्ज करवाएगा वो पर्सन जिसके खिलाफ वो ऑफेंस कमिट हुआ है। वो पर्सन मतलब आपका विक्टिम पार्टी होगी जो एफआईआर करवाएगी पुलिस को, उसके बिहाफ पे वो पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। दूसरा रास्ता उसके पास क्या रहेगा, कंप्लेंट कर देना है डायरेक्टली आपको मैजिस्ट्रेट के पास। पुलिस के पास नहीं जाना चाह रहे आप, सीधा डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे और उसको कंप्लेंट करोगे कि ऐसे से ये ऑफेंस मेरे खिलाफ कमिट हुआ है। या तो उसके साथ कोई विक्टिम जाएगा या फिर वो खुद पर्सन होगा जो मैजिस्ट्रेट को सारी बातें बताएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी सेक्शन नंबर 200 टू 203 के अंदर चीज़ें दे रखी है। अब जो चैप्टर नंबर 15 है वो आपका इटसेल्फ डील करता है कंप्लेंट टू द मैजिस्ट्रेट्स। अलग अलग मैजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं, उनको कंप्लेंट करी जाएगी। अब हमने सबसे पहले देखना कि कंप्लेंट क्या होगी। सेक्शन 2D के अंदर देखा था कि कंप्लेंट क्या होती है, एक ओरल या फिर राइटिंग स्टेटमेंट। आपकी रिटर्न में कोई स्टेटमेंट देनी है किसी मैजिस्ट्रेट को, किस पर्पज से दे रहे हो और किस चीज़ के रिगार्डिंग है। रिगार्डिंग चीज़ कौन सी, कि मेरे खिलाफ कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई भी इलीगल एक्ट हुआ है, जिसके खिलाफ वो मैजिस्ट्रेट या तो इंक्वायरी कर सके या फिर उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ले सके। इस पर्पज से राइटिंग में या ओरली किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ जो कि जिसने ऑफेंस कमिट किया और जिसका नाम भी उसको पता हो सकता है, नोन और अननोन पर्सन। तो मतलब डेफिनेशन में देखें तो क्या रहेगा कि एनी स्टेटमेंट इन राइटिंग और ओरली मेड टू द पुलिस ऑफिसर, वो आपका क्या रहता है एफआईआर के अंदर, कि कोई भी आपने कोई भी कंप्लेंट एक तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन दी है पुलिस ऑफिसर को राइटिंग में या फिर ओरल तरीके से, तो वो क्या होगी आपकी एफआईआर। अब दूसरी अगर इसी को मॉडिफाई करें तो क्या बोलोगे, एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू द मैजिस्ट्रेट इन राइटिंग, और आपका ओरली दे सकते हैं किसके खिलाफ, वेदर नॉन और अननोन पर्सन, दोनों के खिलाफ। किस पर्पज से, विद अ व्यू टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ आपका एक्शन लेने के पर्पज से आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन उस मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी तो उसको बोला जाएगा आपका कंप्लेंट करना। तो यहाँ पे आपके एफआईआर में और कंप्लेंट में ये फर्क हो गया। अब सेक्शन 200 स्टार्ट कर रहे हैं। 200 आपका लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, कि जब भी कोई कंप्लेंट करेगा पर्सन तो वो एग्जामिनेशन करी जाएगी मैजिस्ट्रेट के द्वारा। अब इसके अंदर देखेंगे कि किन किन पर्सन के साथ में मिलकर वो एग्जामिनेशन करेगा। कौन सा मैजिस्ट्रेट होएगा, एक चीज़ ओथ पे करेगा कि नहीं करेगा, दो चीज़ें, राइटिंग में करोगे या ओरली कर सकते हो, तीन चीज़ें। मेड ओवर करेंगे, अगर वहाँ सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं बन रहे हैं तो उस कंप्लेंट का क्या होगा, वो सारे प्रोसेस इसी के अंदर दे रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो के साथ। 200 में बोलता है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, ए मैजिस्ट्रेट टेकिंग कोग्निजेंस। अब टेकिंग कोग्निजेंस का सेक्शन कौन सा, 190 के अंदर फर्स्ट का ए आपका बोलता है कि कहाँ पे कोई भी मैजिस्ट्रेट होगा जिसके पास आपकी पावर रहेगी स्पेशली कि ये चीज़ें काम करने के लिए उसके पास पावर है कि वो कोग्निजेंस ले सकता है। कोग्निजेंस लेना क्या होगा कि अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना, कि मेरे को इस एक्ट के अंदर मतलब जो भी ऑफेंस हो गया उसका जो भी कंप्लेंट आएगी उसके स्टार्ट करने के लिए, उसको आप प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इंक्वायरी के टूवर्ड्स कोई भी स्टेप लेना, आपका क्या रहेगा, कोग्निजेंस लेना। अब उसके अंदर आपके 190 के अंदर दो चीजें देखी है, या तो पुलिस रिपोर्ट पे कोग्निजेंस लिया जाएगा या फिर कंप्लेंट पे। अब कंप्लेंट बेस के ऊपर आपकी 200 में है ए मैजिस्ट्रेट टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऑफेंस का ही आपका कोग्निजेंस लिया जाएगा, पर्सन का कोई भी कोग्निजेंस नहीं लिया जाता। कई बार पीटी में पूछ लेते हैं कि कोग्निजेंस किसका लिया जाएगा, पर्सन का मतलब ऑफेंडर पर्सन जो भी एक्यूज है उसका, या ऑफेंस का, या दोनों का। ऑफेंस का ही रहता है, पर्सन का कोई भी कोग्निजेंस नहीं लिया जाता। इसके अंदर लिखा भी है कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट करी जाएगी, शेल एग्जामिन। जो मैजिस्ट्रेट आपका कोग्निजेंस ले रहा है वो उसके लिए बाउंडेशन लगा रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है कि आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन करोगे अपॉन ओथ। ओथ ली जाएगी किसकी, ऑन द ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेंट पर्सन की। आप जिस पर्सन ने कंप्लेंट कर रहे हैं उसकी ओथ लेंगे, एंड द विटनेसेस प्रेजेंट, उसके साथ जो भी प्रेजेंट होंगे, उसके साथ जो भी विटनेसेस साथ में आए थे उन सब की एग्जामिनेशन करी जाएगी ओथ के साथ, इफ एनी, एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू द राइटिंग। अब जो सब्सटेंस थे उस एग्जामिनेशन के, मतलब जो एग्जामिनेशन करी उस दौरान जो भी उसके की पॉइंट्स आए थे, जो भी चीजें उससे रिलेटेड पता चली है, जो जो क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, सबके जो आंसर्स थे सबको राइटिंग फॉर्मेट में यहाँ पे कर लिया जाएगा। एंड शैल बी साइन बाय द कंप्लेनेंट, अब जो कंप्लेनेंट पर्सन होगा उसके भी साइन करवाए जाएंगे। फिर बोलता है एंड द विटनेसेस, जो भी विटनेस साथ में आए थे, प्रेजेंट थे, उनके भी यहाँ पे साइन करवाए जाएंगे, एंड ऑल्सो बाय द मैजिस्ट्रेट। अब इसके अंदर क्या रहेगा,
कि मैजिस्ट्रेट भी उसके ऊपर साइन करेगा फुट पे कि मैंने इनकी एग्जामिनेशन करी है, ये विटनेस पर्सन थे, ये आपका कंप्लेनेंट पर्सन था, उससे ये सवाल पूछे गए थे, सबके आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं, उनकी ओथ ली गई है, ये सारी स्टेटमेंट वो रिकॉर्ड करेगा, उसको कोग्निजेंस लेना है इस पर्पज से। अब ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक प्रोवाइजो दे रहे हैं, प्रोवाइजो के अंदर बोलते हैं कि दैट द कंप्लेनेंट इज मेड इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट इटसेल्फ आपकी दी गई है राइटिंग में, द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। किन केसेस में उस मैजिस्ट्रेट के द्वारा उस विटनेस की और उस कंप्लेनेंट पर्सन की आपकी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट बोलता है इफ द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग और प्रपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एंड द कोर्ट्स हैज मेड द कंप्लेनेंट। अब इसके अंदर दो चीजें बता दी, या तो कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में लिख के राइटिंग फॉर्मेट में मैजिस्ट्रेट को वो कंप्लेंट कर रहा है, तो उसके इसके अंदर आपकी अदर पर्सन की यहाँ पे और उसकी खुद की आपकी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा बोलता है कि किसी कोर्ट ने कंप्लेंट कर दी इटसेल्फ नहीं, हम अगर कोर्ट ही है खुद ही और वो आपका क्या कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है कि वहाँ पे इस तरीके की कोई ऑफेंस हो रहा है, या फिर एक कोर्ट है दूसरे कोर्ट को इन्फॉर्म करता है कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में आने वाले कोई भी मुद्दे जो हैं, सब्जेक्ट मैटर आपका है, उससे रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट हुआ तो उसके ऊपर आप कोग्निजेंस ले सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे क्या है कि कंप्लेंट करी जा सकती है, तो उस कोर्ट की और जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी आपकी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड बोलता है इफ द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस, मेक ओवर क्या है कि सेक्शन 192 के अंदर एक तरीके से देखा जाए तो केस को ट्रांसफर करा जा रहा है दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास। इफ द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस फॉर द इंक्वायरी और ट्रायल टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 के अंदर कोई भी केस आपका ट्रांसफर किया गया किसी भी मैजिस्ट्रेट को जो कि आपका एम्पावर्ड टू टेक कोग्निजेंस या फिर ट्रायल करने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए जो एम्पावर्ड है उसके पास भेजा जा रहा है, तो जिस भी पर्सन ने भेजा ना, तो 192 के अंदर बोलता है कि वो भेज सकता है केस को पहले उसको एग्जामिन करने के बाद, जो भी उसके पास केस आया उसके पार्टीज को एग्जामिन करेगा, फिर केस को वो आगे भेज देगा। अब जो जहाँ पे भेजा जा रहा है उस पर भेजने से पहले उसने जब एग्जामिनेशन कर ली तो भेजे गए मैजिस्ट्रेट को जिसको भेज रहे हो ना ट्रांसफरी को एक तरीके से, तो वहाँ पे दोबारा से वहाँ पे उसकी कंप्लेनेंट की और विटनेसेस की एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिर से आपके प्रोवाइजो दे रखा है प्रोवाइडेड दैट इफ फर्दर इफ द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन देम। इसके अंदर यही चीजें बोल रहा है कि अगर उसने पहले एग्जामिनेशन करके भेज दिया तो दोबारा वाले मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसका कोई भी एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका सेक्शन नंबर 200 है। अब आपका सेक्शन नंबर 201 आता है एक देखा जाए तो, लेकिन इसके अंदर ना एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ पहले कि कंप्लेंट अगर किसी थर्ड पर्सन ने कर दी, मतलब कोई थर्ड पर्सन देखा जाए तो ना तो उस केस का विटनेस है वो, ना वो विक्टिम पार्टी है, कोई एनी अदर पर्सन है जो रास्ते में जा रहा है जिसने देखा कि यहाँ ऑफेंस हो गया, उसके रिगार्डिंग उस पर्सन ने अगर कंप्लेंट कर दी तो उस केस में क्या होगा, इसमें एक पॉइंट लिख लो, कंप्लेंट बाय द थर्ड पार्टी मियरली एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, कंप्लेंट बाय द थर्ड पार्टी मियरली एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब उसके अंदर बोलता है दो नोट पर्सनली एग्रीव्ड, जो पर्सन आपका पर्सनली एग्रीव्ड नहीं है तो उसके अंदर आपका क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट अलाउड हिम टू डू सो, ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउड कर दिया था कि आप कंप्लेंट कर सकते हो, यद्यपि वो क्या है कि खुद एग्रीड पार्टी नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट अलाउड हिम टू डू सो। केस का नाम आपका है AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक 1984 सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम क्या, AR अंतुल्य वर्सेस RS नायक 1984 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोल रखा है कि जो आपका कंप्लेंट होगा वो आपकी करी जा सकती है थर्ड पर्सन के द्वारा, यद्यपि वो खुद एग्रीड पार्टी नहीं हो तब भी, जिसको मियरली फैक्ट्स पता हो केस के तो वो भी आपका कंप्लेंट कर सकते हैं। उस आपका 201 है सेक्शन, बोलता है प्रोसीजर बाय द मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एन केस। किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग किसी भी केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई मैजिस्ट्रेट आपका एम्पावर्ड नहीं है, उसके पास अगर कंप्लेंट जाती है तो क्या करेगा वो मैजिस्ट्रेट, बोलता है इफ द कंप्लेंट इज मेड टू द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ही शैल, इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग रिटर्न इट फॉर द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर और प्रॉपर कोर्ट विद एन एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। उसके अंदर आपके राइटिंग में साइन करके दे देगा कि पहले मेरे पास केस आया था और उसको वापस दे देगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए, अगर वो राइटिंग में है तो। दूसरा बोलता है अगर वो राइटिंग में नहीं है तो क्या करेंगे, इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग डायरेक्ट द कंप्लेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, उसको डायरेक्शन दे देंगे कि इस कोर्ट में आप चले जाइए। सिंपल चीज़ है, दो चीज़ें रहती है, या तो एम्पावर्ड होगा वो कॉग्निजेंस लेने के लिए या फिर नहीं होगा, होगा और नहीं होगा ये दो सिचुएशन है। होगा तो 200 में चले गए, उसने क्या किया एग्जामिनेशन कर लेगा, अब नहीं है तो उस केस के अंदर आपकी दो सिचुएशन फिर से देखोगे, या तो वो कंप्लेंट आपकी राइटिंग में थी या फिर वो आपकी राइटिंग में नहीं थी। अगर राइटिंग में है तो उसके अंदर क्या करेगा, एंडोर्समेंट करके प्रॉपर कोर्ट के लिए डायरेक्शन दे देगा कि उस कोर्ट में जाइए, और जहाँ राइटिंग में नहीं है तो उसको आप जनरली बोल देगा कि आप उस कोर्ट में चले जाइए।
फिर आपका आता है सेक्शन नंबर 202। 202 में लिखा है पोस्टपोनमेंट ऑफ द इशू ऑफ प्रोसेस। अब पोस्टपोन करना, स्थगित करना, किसी चीज़ को बाद में ये चीज़ काम करवाना, वो आपका पोस्टपोनमेंट है। अब बोलता है कि इशू ऑफ प्रोसेस। अब ये इशू ऑफ प्रोसेस है क्या चीज़, एक बार 204 की हेडिंग में देख सकते हैं। 204 पे चलिए एक बार। इशू ऑफ प्रोसेस बोलता है इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कोग्निजेंस। जहां पे जो भी मैजिस्ट्रेट था 200 के अंदर, उसने एग्जामिनेशन करने के बाद उसका ओपिनियन आ रहा है कि मेरे को उसके ऊपर एग्जामिनेशन करनी चाहिए और उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, मतलब कोग्निजेंस लिया जाना चाहिए। तो उस केस में ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि उसको प्रोसीडिंग आगे चलानी चाहिए, एज द केस में बी या फिर एज द केस अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट। अगर उसको ऐसा लगता है तो फर्स्ट बोलता है इस सम्मन, अगर यहाँ पे उस मैजिस्ट्रेट को लगता है ऐसा कि मैं जो कोग्निजेंस ले रहा हूं ना वो सम्मन केस का कोग्निजेंस ले रहा हूं, अपीयर्स टू बी ए सम्मन केस, ही शैल इशू हिज सम्मन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के अपीयरेंस के लिए आपका उसके अटेंडेंस के पर्पज से क्या करेगा, उसको वो सम्मन इशू कर देगा अगर उसको लगता है कि वो सम्मन केस है। दूसरा बोलता है ए वारंट, अगर उसको अपीयर्स टू बी ए वारंट केस, अगर उसको लगता है कि वारंट का केस है तो क्या करेगा, ही में इशू वारंट। अब इनमें ना थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा, ऊपर बोलता है कि सम्मन के केस है तो सम्मन शेल, नीचे बोलता है आपका ही मे इशू ए वारंट। यहां पे मे वर्ड यूज कर रखा है, मतलब वारंट केस में भी सम्मन इशू किए जा सकते हैं। मे इशू ए वारंट और इफ ही थिंक फिट ए सम्मन फॉर द कॉजिंग द एक्यूज्ड टू बी brought टू और अपीयर एट द सर्टेन टाइम एंड प्लेस और टाइम बिफोर सच मैजिस्ट्रेट इफ ही हैज नो ज्यूरिस्डिक्शन हिमसेल्फ सम अदर मैजिस्ट्रेट हैविंग द ज्यूरिस्डिक्शन, ताकि उसको वहां पे अपीयर करवाया जा सके। इस पर्पज से यहाँ पे सम्मन भी भेजे जा सकते हैं। मतलब सम्मन का केस होगा तो सिर्फ सम्मन जाएंगे, वारंट नहीं जाएंगे। वारंट होगा कोई केस अगर ऐसा है जिसके अंदर वारंट इशू करना चाहिए या फिर वारंट केस है तो उस केस के अंदर आपके सम्मन भी और वारंट भी दोनों इशू किए जा सकते हैं। अब ये जो इशू करने का प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कि इशूइंग ऑफ द प्रोसेस। ये जो इशू करना है यही आपका क्या रहेगा, प्रोसेस बोला जाएगा। अब उसके अंदर सेकंड क्लोज में बोलता है कि उसको ना सम्मन इशू करवाने से पहले या फिर वारंट इशू करने से पहले उसके खिलाफ आपके एक लिस्ट ऑफ विटनेस दी जाएंगे, उनके रिगार्डिंग बात हो रही है। बोलता है नो सम्मन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर सबसेक्शन 1 अंटिल ए लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड। जब तक प्रोसिक्यूशन विटनेस की एक लिस्ट फाइल नहीं करी जाएगी तब तक उस एक्यूज पर्सन को सम्मन और वारंट इशू नहीं करे जाएंगे। अब एक तरीके से मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, अगर देखें तो अगर लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपकी दी नहीं गई फिर भी इशू प्रोसेस कर दिए गए तो क्या होगा, ये क्या इलीगल होगा ऐसा करना, क्या रहेगा। इसके ऊपर एक लाइन लिख लीजिए, इफ द इशू ऑफ प्रोसेस विदाउट सच लिस्ट द प्रोसीड, जो आपकी जो प्रोसेस है वुड नॉट बी इलीगल अनलेस द फेलियर टू द जस्टिस। अगर वो फेलियर ऑफ जस्टिस जब तक नहीं हो रहा है तब तक यहां पे इलीगलिटी नहीं होगी। थर्ड बोलता है इन द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट मेड इन राइटिंग एवरी सम्मन और वारंट इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अकम्प्लेंड बाय ए कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट। जब भी कंप्लेनेंट को आपने कंप्लेंट करनी है तो एक राइटिंग फॉर्मेट में करेगा, उसको एग्जामिनेशन करेगा। तो जब भी यहाँ पे सम्मन केस में सम्मन और वारंट केस में वारंट इशू करा जाएगा तो उसको जब भी वारंट भेजोगे या सम्मन भेजोगे तो उस कंप्लेंट की कॉपी साथ में लगा के उसको भेज दी जाएगी। फिर बोलता है कि अगले में कि जब तक कि आपकी कोर्ट फीस या फिर अदर जितने भी चार्जेस हैं कोर्ट के वो नहीं भरे जाएंगे तब तक इशू प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सम्मन केस में आपके सम्मन और वारंट नहीं भेजे जाएंगे जब तक उसको यहाँ पे आप कोर्ट फीस नहीं भर देते हो। अब जो कोर्ट फीस है ना इसको हिंदी में लिख सकते हो, मतलब हिंदी में क्या उर्दू वर्ड है फर्द तल बाना, अब इसको बोलते हैं फर्द तल बाना, हिंदी में लिख सकते हो इसको। कोर्ट फीस है उसी को बोलते हैं फर्द तल बाना। जो कंप्लेंट है इसको आप एक तरीके से इस्तगाशा कुछ बोलते हो, ऐसा वर्ड है। उसके बाद आपका फिफ्थ क्लोज आता है, बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87। 87 के अंदर आपकी क्या बोल रहा है, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द सम्मन। सम्मन के बदले में या सम्मन के साथ साथ आपके वारंट भी इशू किए जा सकते हैं, तो वो आपका एक सेपरेट प्रोसेस रहेगा, ये आपका अलग है। मतलब 87 की कोई भी बात सेक्शन 204 को यहाँ पे कोई भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती है। ये सेक्शन आपका था 204। वापस आ जाइए 202 पे। बोलता है उन चीज़ों को पोस्टपोन करा जा रहा है, मतलब क्या रहेगी, एक प्रोसेस देखें तो सबसे पहले क्या रहेगा, कंप्लेंट करोगे, एग्जामिनेशन करी जाएंगी। अगर केस आपका किसी ऐसे पुलिस वाले से आया है या फिर मतलब कोई पब्लिक ऑफिसर से आया तो एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब केस को चलाएगा, देखेगा ग्राउंड बनते हैं, उस केस में सीधा क्या कर देगा वो वहाँ पे उसके ऊपर कोग्निजेंस लेगा और इशू प्रोसेस कर देगा। दूसरा बोलता है कि अगर कंपिटेंट नहीं है वो कोग्निजेंस लेने के लिए तो 201 के अंदर चले गए कि वो देखेगा कि रिटर्न करेगा, कहाँ कहाँ के कोर्ट में भेजना है वो चीज़ें करेगा। उसके बाद भी उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ और फर्दर इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन करी जानी चाहिए, अगर इससे इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो उस केस के अंदर आपका सेक्शन 202 अप्लाई हो जाएगा।
202 आपका क्या बोल रहा है, एनी मैजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस, एनी मैजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट के आने के बाद किसी भी ऑफेंस के रिगार्डिंग जब भी आपकी कोई कंप्लेंट आएगी, विच ही इज अथोराइज टू टेक द कोग्निजेंस, जहां पे वो क्या है कि कोग्निजेंस लेने के लिए अथोराइज भी है, और विच ही हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 192 या फिर 192 में जाके उसको केस भेजा गया है, मे इफ ही थिंक फिट, अगर उसको ठीक लगता है तो, एंड शेल इन ए केस वेयर द एक्यूज्ड इज रिजाइडिंग एट ए प्लेस बियॉन्ड द एरिया इन विच द एक्सरसाइज हिज ज्यूरिसडिक्शन, मतलब यहाँ पे कि कोर्ट कहीं एक जगह पे स्थित है और उसका जो पर्सन, जो एक्यूज पर्सन है वो आपका क्या है, रिजाइड करता है उसकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर किसी एरिया में, तो क्या करेगा वो, पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, एक्यूज के खिलाफ जो आपकी इशू ऑफ प्रोसेस करनी थी उसको पोस्टपोन कर देगा, एंड इधर इंक्वायरी इनटू द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर, या तो खुद उसके ऊपर इंक्वायरी कर लेगा, खुद आपकी इन्वेस्टिगेशन आपकी क्या है कि उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा खुद, या फिर उसके ऊपर क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे देगा कि आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए, और बाय एनी अदर पर्सन एज इट थिंक फिट, अगर या फिर कोर्ट को जैसा भी ठीक लगेगा उसके द्वारा, उसकी अदर पर्सन के द्वारा एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए किसी और को भी ऑर्डर दे सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द प्रोसीडिंग, किस पर्पज से पता लगाने के लिए, कि आप ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पे प्रोसेस, इशू प्रोसेस करने के लिए क्या सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उस पर्पज से आपकी या तो खुद इंक्वायरी करेगा या फिर पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लेगा। प्रोवाइजो बोलता है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर द इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा उसको, या डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा किसी को इन केसेस के अंदर, वेयर इट इज अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, अगर उसको लगता है कि ऐसा केस मेरे पास आया जिसको ट्राई करने का जो पावर है वो सिर्फ आपका किसके पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, तो खुद उसके ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह की कोई भी ऑर्डर नहीं देगा, सीधा केस वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेक्शन 209 में जाके। अगर यहाँ पे लिखा होता ओट टू बी ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन तो सेक्शन नंबर 323 में जाते, मतलब सेक्शन 209 रीड विद 323 है। उससे आपका बी क्लोज है, वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय ए कोर्ट, जहाँ पे कंप्लेंट आपकी कोर्ट के द्वारा नहीं करी गई है, अनलेस द कंप्लेनेंट and the witnesses present if have been examined on oath under section 200। अब क्या बोलते हैं कि अगर जहां पे कोर्ट के द्वारा आपकी कंप्लेंट नहीं करी गई है और जब तक 200 में जाके उनकी कंप्लेनेंट और विटनेसेस की जब तक एग्जामिनेशन नहीं करते तब तक उसका पोस्टपोनमेंट ऑफ द इशू प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अब दूसरी चीज में बोलता है कि पोस्टपोन ऑफ इशू आप कर तो सकते हो, लेकिन उसके रिगार्डिंग क्या कर रहा है कि डायरेक्शन आपकी इन्वेस्टिगेशन की नहीं दी जाएगी। आपका जो प्रोवाइजर वो पढ़ रहे हैं, वो आपको मिस्टेकनली कुछ और बता दिया था कि 202 में उसको पोस्टपोन नहीं करेंगे, वो नहीं है बात। यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्शन फॉर द इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी मेड, डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। अगर यहाँ पे क्या है कि 200 में जाके उसकी एग्जामिनेशन तब तक नहीं करोगे जब तक उसकी आप इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं दोगे। सेकंड क्लॉज बोलता है कि आपका इन एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 202 उसका जो आपका सबसेक्शन 1 है, द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक फिट टेक एविडेंस ऑफ द विटनेस ऑन ओथ, ओथ पे उसके एविडेंसेस भी लिए जा सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर में बोलता है, प्रोवाइडेड दैट, इसी का जो प्रोवाइड है उसमें बोलता है इफ इट इज अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट एंड टू प्रोड्यूस ऑल द विटनेसेस एंड एग्जामिन ऑन ओथ। ये आपका सिंपल सा है। ये बोलता है कि जब तक आपका क्या है कि प्रोवाइडेड दैट इफ इट अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट, अगर आपको मैजिस्ट्रेट को ऐसा अपीयर हो रहा है कि जो ऑफेंस है जिसकी कंप्लेंट करी गई है वो आपका एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन ही उसका है, तो ही शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को क्या करेगा, बुला लेगा टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेसेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ, ओथ पे उसकी एग्जामिनेशन करवा देगा। थर्ड क्लोज इसके अंदर बोलता है एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड बाय द पर्सन नॉट बीइंग ए पुलिस ऑफिसर। अगर जहां पे मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रहा था ना कि आप उसकी इंक्वायरी खुद करेगा या फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर या फिर एनी अदर पर्सन से करवा लेगा। अब जहां पे बोलता है कि अंडर सबसेक्शन 1 के अंदर किसी अदर पर्सन के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा ली गई जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं था, ही शैल हैव ऑल दैट पावर, जो कि आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी वो सारी पावर रहेंगी कन्फर्ड बाय दिस कोड, जो कि इस कोड के अंदर दी गई है पुलिस ऑफिसर को, वो सारी एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट को छोड़ के पुलिस ऑफिसर वाली सारी पावर यहाँ पे उस अदर पर्सन को भी दी जाएगी जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो वो केस। उसके बाद आपका एक केस दे रखा है कमेंट के अंदर, वो पढ़ लेना खुद। उसके बाद आपका जो 203 है सेक्शन, वो बोलता है डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट। अगर जहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनते होंगे तो उस केस में उसको डिसमिस कर दिया जाएगा।
अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक चीज़ है आपकी, वो अलग है, और कंप्लेनेंट को आपका क्या करना है, डिसमिस करना, सेक्शन 203 है। 203 के अंदर पीटी में आता है कई बार कि रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट, आपका दूसरा बोलता है डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट, डिसमिसल लिखा हुआ वर्ड, रिजेक्शन नहीं है। If after considering the statement on oath, if any of the complainant or of the witnesses and the result of the inquiry or investigation under section 202, the magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for the proceeding. ऊपर वाले सारे काम कर लेने के बाद मैजिस्ट्रेट ऐसा ओपिनियन पे पहुंचा है कि वहां पे सफिशिएंट ग्राउंड प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग नहीं बन रहे हैं, he shall dismiss the complaint and in every case सच केस ही शैल ब्रीफली रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा, अपने सारे के सारे जितने भी रीजंस होंगे वो सारे आपके रिकॉर्ड कर लेगा राइटिंग में। उसके बाद आपका ना एक कमेंट है इसी के अंदर, सेकंड और थर्ड, इन दोनों को जरूर पढ़ लेना। सेकंड के अंदर लिखा देयर इज नो बार टू द एंटरटेनमेंट ऑफ द सेकंड कंप्लेंट ऑन द सेम फैक्ट बट इट कैन बी एंटरटेन्ड इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये आपका बहुत जरूरी है, पीटी के अंदर पूछा जा सकता है, केस का नाम है, उसको पढ़ लेना। पूनम चंद, और नीचे वाला दूसरा केस दे रखा है महेश चंद का, उसके अंदर आप देख लेना। सेक्शन 204 मैंने आपको बता दिया। 205 जो सेक्शन है वो यूँ बोलता है कि मैजिस्ट्रेट को अगर एक्यूज की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है तो वो उसके साथ डिस्पेंस विद कर सकता है। डिस्पेंस विद होता है आपके रिक्वायरमेंट ना होने पे उसको छूट दे देना, तो ये आपका इसके अंदर बता रखा है। फिर 206 आपका बोलता है स्पेशल समन भेजे जाएंगे पेटी ऑफेंसेस के केस में, और जो पेटी ऑफेंस है उसके अंदर आपको अमाउंट जो दे रखा है वो 1000 रुपये से नीचे होना चाहिए। फिर 207, 8 और 9 आपको पढ़ना है। 207 के अंदर बोलता है कि एक्यूज्ड पर्सन जो होगा ना उसको सप्लाई करी जाएंगी कुछ कॉपीज, कौन कौन सी हैं, कुछ आपके पुलिस रिपोर्ट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उसकी कॉपी दी जाएगी। जो सेक्शन आपका 208 है वो आपका बोलता है कि ऊपर वाले के अंदर जो आपकी चीजें हैं उनको छोड़ के, मतलब यूं बोलता है कि सप्लाई विद द कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। जो आपके अदर केसेस हैं जो कि आपके ट्राइबल हैं कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो उस केस में भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी एक्यूज को भेजी जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अब इसके साथ ना सेक्शन नंबर 363 पढ़ना है, जिसके अंदर बोलता है कि उस पर्सन को आपकी क्या है कि कॉपी दी जाएगी जजमेंट की, वो सेक्शन आपका 363 है, उसको साथ में पढ़ लेना। तो आगे की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर सेक्शन 209, 10 और आपका 323 इनको मैं पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, सेक्शन नंबर 208 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी आपकी क्वेरी बनती है तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर आपको देने की। थैंक यू सो मच फॉर